सेशन की कार्रवाई का जो है वो बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। इसका जो मौजू है वो इशारतन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बराह रास्त तौर पर घुमा फिरा कर पिछले 2 दिन से इस तरफ आ ही रहे हैं और अब आ चुके हैं, वो ये कि एंटी कम्युनिज्म और रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट के हवाले से इस मौजू पर बात करने के लिए, और अगला सेशन भी की तरफ भी इशारतन बात होती रही है नेशनल कल्चर के हवाले से। तो हम ये 2 सेशन तमाम जो डिस्कशन रही है पिछले 2-2.5 दिन में उसका पूरा माहौल आप समझे हुए हैं। और इस पहले सेशन के लिए पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी कॉमरेड उस्ताद खुर्रम अली, कराची बचाओ तहरीक के कन्वीनर हैं और बहुत अरसे से जो है वो बायवाज़ूद की तहरीक से, तरक्की पसंद तहरीक से, बायवाज़ूद की तहरीक से और एंटी कॉलोनियल लेफ्ट की तहरीक से मुंसलिक रहे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं थोड़ा सा कहता हूँ शुक्रिया। एक तो इब्तिदा इंस्टीट्यूट का भी, हयात का भी, बाकी तमाम दोस्तों का भी, और बड़ी मुश्किल में डाल दिया क्योंकि जो है वो बहुत ही कदावर शख्सियत और हर लिहाज से जो है वो टावरिंग पर्सनैलिटी के बाद जो है वो मुझे से सियासी बोलों को जो है ना वो जहमत दी गई कि जो है वो मैं भी कुछ रखूँ सामने। तो सबसे पहले कि इस पर हम बात करें, चूँकि आखिरी दिन है और मेरे पास बस एक आखिरी स्पीकर हमारे बाकी हैं, तो 2 मिनट के लिए रुक कर जो एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि अपनी ज़िंदगियों में आपने कॉलोनियलिज्म को किस तरह से एक्सपीरियंस किया, अगर ये कोई साथी जो है वो बात सामने रख सके कि आपके लिव्ड एक्सपीरियंस में आपने कॉलोनियलिज्म को कैसे देखा। मैंने तालीमी निज़ाम के अंदर ही कॉलोनाइजेशन को देखा है। मैं जब ग्रेड 9 और 10th में आया तब मुझे पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है। मुझे बचपन से ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बड़े शहरों का नाम याद था, बट मुझे नहीं पता था कि गिलगित में और कितने इलाके हैं, कितने ज़िले हैं, कौन से इलाके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक काइंड ऑफ कॉलोनाइजेशन है कि हम अपने आप को जाने बगैर हमारे ऊपर जो डोमिनेंट होता है उसके बारे में हम सब कुछ जान रहे होते हैं, और उसमें हमारे तालीमी निज़ाम का बहुत बड़ा एक रोल होता है। हमारी सियासत में, हमारी सकाफत में, हमारे एजुकेशन में, हमारे मामला इसमें हमें ये नज़र आता है। और वो इस हद तक है कि लोकल सतह पर भी जो दही और शहरी की तकलीफ होती है उसमें जो कानूनी थिंकिंग होती है नज़र आती है। कोई वाक़या आपके साथ इस तरह का हुआ जो आपके याद हो या किसी के साथ भी हुआ? ये अमूमन हम देखते हैं कि भाई ये तो पेंडू है, ये पंजाबी बोलते हैं ये पेंडू है, सिंधी बोलते हैं तो ये गाँव के हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ी जो बोलता है वो पढ़ा लिखा है ज़्यादा, वो तो इस तरह जो आपका हमारे मिलेगा ये डिपार्टमेंट है, जब बुक का उन्होंने किताब लिखी थी उर्दू की शायरी से, वो प्रिंट कराने गए थे, उनको उनका कवर सेलेक्ट करना था। तो वो उनको दुकानदार था कलर दिखा रहा था, तो उनका नहीं थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा ये, वो एक लाइट ग्रे कलर था जिसपे उन्होंने कहा कि हाँ ये कलर। तो दुकानदार ने कहा अच्छा तो इंग्लिश कलर था आप ये। तो इस तरह की बहुत अच्छी बात। एसएसपी बने आप, सीएसएस के लिए आपके घर में आपको बोला गया जी, मुझे कहा गया कि आप जो है वो ये छोड़े और आप जो सीएसएस के लिए आपका जहन अच्छा है, आप कर सकते हैं। तो ये वो कॉलोनियल लेगेसी है जिसको आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये सवाल मैंने क्यों किया और इसकी क्या वजूहात है? यहाँ पर जो जवाबात आए वो लोग मुख्तलिफ तबकात से आगे पीछे, मुख्तलिफ ख़ित्तों से थे, मुख्तलिफ उनकी ज़िंदगियाँ थीं, मुख्तलिफ उनके एक्सपीरियंसेस थे। तो जब हम रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट के अंदर ये बड़ा अहम है कि वो सब्जेक्ट कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है, या वो एकेडेमिया में बैठ के मैं या अयाज डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई हमारा रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट कौन है। उस सब्जेक्ट के लिए अहम है कि हम जो है वो लोगों में जाएं और लोगों से बात करें,
कि वो उनके तबके, उनकी कौमियत, उनके खित्ते, उनके रिलीजन, उनकी जो अपनी डायनेमिक्स उसके अंदर वो कॉलोनियलिज्म को किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले हमारी अपनी जो तंजीम है, उस तंजीम के अंदर भी मुख्तलिफ फ़रक़े हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो कि पाए जाते हैं, और उनसे मैंने यही सवाल किया कि आज मुझे क्या बात करनी चाहिए। जब मैंने उनसे बात की कि भाई कौन से सवालात हैं जो कि जिन पर मुझे बात करनी चाहिए, तो जो अपर मिडिल क्लास है उस बहुत सारे सवाल है, उसमें से एक मैं आपको बता देता हूँ। तो उसने कहा कि भाई हाउ शुड बी एन एंटी कॉलोनियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो मिडिल क्लास थी उसके पास से जो सवाल आए उनमें से एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें ये था कि व्हाट शुड रेवोल्यूशनरी फ्रंट्स लुक लाइक बोथ इन नेशनलिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट फ्रेमवर्क, ठीक। फिर जो वर्किंग क्लास उसके पास से जो सवाल आए उसमें से दो सवाल मैं आपको बताता हूँ। एक, अमेरिका जो कि बहुत ताकतवर है वो क्यों गरीब मुल्कों में अपनी हुक्मरानी करना चाहता है जबकि इसके पास सब कुछ है। दूसरा, कि क्यों तमाम मुस्लिम और इस्लामी ममालिक एक होकर अमेरिका को जवाब नहीं देते, जबकि अगर ऐसा हो तो उसको लटपटा जाए। कहने का मकसद ये है कि जो फ्रेमवर्क्स हैं, जिस तरह से वो लोगों की ज़िंदगियों को असर करता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उस फ़र्क को देखे बगैर और उन सारी चीज़ों को जमा किए बगैर, और उसमें से कौन ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी को वो डायरेक्टली मुतासिर कर रहा है और जिसके लिए जीना जो है वो अज़ाब हो जाता है, इसको डिटर्मिन किए बगैर आप इस चीज़ का तयन नहीं कर सकते कि आपका जो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है वो होगा कौन। लेकिन रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट के लिए जो अहम चीज़ है वो ये है कि वो बनता प्रैक्टिस के अंदर, बगैर प्रैक्टिस के जो है वो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर हम जो है वो जाते हैं और रिविजिट करते हैं कि भाई किस तरह से एंटी कॉलोनियलिज्म को जो है वो देखा जाता है, ठीक है ना, तो एक जो तासुर है वो ये है कि कॉलोनियल रूल जो है वो फॉर्मली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो उसकी डोमिनेशन है वो अभी तक बाकी है। क्यों? क्योंकि जो है वो जो इंडिपेंडेंस उसको मिली है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, माशी तौर पे आप जो है वो आज़ाद नहीं हैं। अब अगर देखें कि आपका जो साम्राज्य है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो डेट्स के ज़रिए काम कर रहा है, वो ट्रेड के ज़रिए काम कर रहा है, वो आपकी अपनी रूलिंग एलीट के ज़रिए काम कर रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो उसने बनाई थी उस दौर में, उसको उसने जो है वो जो अब आपकी रूलिंग एलीट है वो वही काम करती है जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके लिए किया करती है। तो फिर सवाल ये है कि कैन एंटी कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट विदाउट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, कि अगर जो एंटी कॉलोनियलिज्म हमने देखा 40s में, 50s में, 60s में कि भाई हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, फलाना आज़ाद हो गया, लेकिन वो सब कुछ आज़ाद होने के बाद भी अगर वहाँ का किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है, अगर वहाँ पर जो है वो कहाँ कैनाल बनेगी और कहाँ कैनाल नहीं बनेगी इसका फैसला जो है वो साम्राज्य कर रहा है, आपका जो है वो कितना टैक्स आपने देना है, कितना टैक्स नहीं देना है, इसका फैसला भी जो है वो साम्राज्य कर रहा है। अगर पेट्रोल की कीमत क्या होगी, बिजली की कीमत क्या होगी, IPPs कौन से लगेंगे, ये सारे फैसले वो कर रहा है। कहाँ से मादनियात निकाले जाएंगे, कहाँ से तेल निकाला जाएगा, कौन निकालेगा, कहाँ जाएगा, किसका पोर्ट किसको मिलेगा, अगर ये सारे फैसले बाहर से हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जो वो पॉलिटिक्स थी कि जिसमें जो है वो रेवोल्यूशनरी कलर नहीं था, उससे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पर हमने कॉलोनियलिज्म को बाकायदा जो है वो ख़त्म कर दिया। अब मज़ीद अगर हम आप आते हैं तो जो है वो हमारा जो ख्याल था वो ये था कि फ़ौरन रूल ख़त्म हो जाएगा तो कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो जाएगा, नेशनल इंडिपेंडेंस हो जाएगी तो कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो जाएगा। अभी तक बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि एंटी कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियलिज्म के ख़ात्मे का जो अहम एक
मामला है वो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो उसमें फोकस है वो पावर से ज़्यादा गवर्नेंस के ऊपर, कि पावर किसके पास है हम उसको नहीं देख रहे, हम जो है वो ये देख रहे हैं कि जो है वो गवर्नेंस कौन कर रहा है। तो चूँकि गवर्नेंस आपको लगता है कि आपके जैसा ही एक शख्स जो है वो कर रहा है, तो हम ये समझते हैं कि शायद कॉलोनियलिज्म जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम कॉलोनियलिज्म को देखते हैं तो ये हमें डिटरमिन करना ज़रूरी है कि पावर आ कहाँ से रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके पास जो है वो पावर है। अब इन सारे जो अगर आप एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो आपके सामने हैं, जहाँ जो पोस्ट कॉलोनीज हैं, तो उन सब के अंदर आपको जो है वो एक इलीट कंट्रोल पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें जो है वो समझना ये पड़ेगा कि एंटी कॉलोनियलिज्म जो है वो एक इवेंट नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है, जो कि जो है जिसमें जो है वो आपको मुस्तकिल एक जद्दोजहद की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, हमने एक डेट एसोसिएट कर ली है कि भाई 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ या हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या फलानी तारीख को जो है वो फलाना मुल्क आज़ाद हुआ, यहाँ से जो है वो एंटी कॉलोनियलिज्म जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी पड़ेगी और किन हवालों से करनी पड़ेगी, क्लास रिलेशंस के ऊपर करनी पड़ेगी कि क्या क्लास रिलेशंस चेंज हुए या नहीं हुए, प्रॉपर्टी रिलेशंस चेंज हुए कि नहीं हुए। ठीक है ना, सरप्लस के ऊपर जो आपका मुनाफा कमाया जा रहा है उसके ऊपर जो है वो किसका कंट्रोल है, आया जो है वो आपका कंट्रोल है या किसी और का कंट्रोल है। तो जो कोर क्वेश्चन आपके पास आता है वो ये आता है कि हाउ शुड एंटी कॉलोनियल इकोनॉमिक्स लुक्स। इसके बजाय जो इकोनॉमिकल सवाल है उसके बजाय जो सवाल एक्चुअल करने का है वो ये है कि हु कंट्रोल्स प्रोडक्शन, हु बेनिफिट्स फ्रॉम डेवलपमेंट, हु डिसाइड्स इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। यहां पर जो अहम चीज है वो ये कि क्या हम जब इकोनॉमिक्स के अंदर खो जाते हैं और हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि टेक्नोलॉजी का या जो है वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिकली, क्योंकि ये एक सवाल है जो कि एक करंट लेफ्ट की तरफ से बार बार आ रहा है, जिसके साथ एक चीन का मामला जो है वो जुड़ा हुआ है कि चीन के साथ जुड़कर हम जो है वो जल्दी तरक्की कर सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं, जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या सवाल इस चीज़ का है कि वो तरक्की कितनी होगी, कैसे होगी, क्या होगी, या सवाल इस चीज़ का है कि प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करेगा, वो जो डेवलपमेंट का आप ख्वाब देख रहे हैं या दिखा रहे हैं उससे बेनिफिट कौन करेगा। ठीक है ना, और जो है वो कौन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को सेट करेगा, आप कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं। ये ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अहम सवाल है। तो अगर इधर से हम पढ़ते हैं अब आ जाते हैं हम उस चीज़ के ऊपर कि जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग एक तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई सेल्फ सस्टेनिंग जो है वो इकोनॉमी होगी तो आप इंपीरियलिज्म से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि बंद रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आइसोलेशन में जाना ज़रूरी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर से जो है वो ट्रेड ख़त्म करें। असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि सोसाइटी जो है वो रिप्रोड्यूस कर सके अपने आप, उसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो किसी और की डिपेंडेंसी के बगैर अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। तो आप ये कहते हैं कि हाँ हम जो है वो अब साम्राज्य के तसल्लुत से जो है वो निकल चुके। ठीक है ना, उसके पास अपने लैंड का कंट्रोल हो, उसके पास अपने फूड का कंट्रोल हो, उसके पास अपनी एनर्जी का कंट्रोल हो, उसके पास अपनी लेबर का कंट्रोल हो, उसके पास अपने प्रॉफिट्स का कंट्रोल हो। जब तक ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं आप ये नहीं कह सकते कि आप कॉलोनियलिज्म से बाहर निकल चुके। आप सब कुछ सारी तरक्की करने के बाद भी, यानी अगर आप हिंदुस्तान के अक्सर लोग जो है वो इस शाइबे में रहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, वहाँ पर जो है ना वो फलाना सिलिकॉन वैली है तो धमकाना है, ये है वो। लेकिन अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को देखें तो हिंदुस्तान जो है वो वहीं पे है जहाँ पे पाकिस्तान। हिंदुस्तान जो है वो उससे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन वो आज भी जो है वो इम्पीरियलिस्ट जो सरमाया उसके साथ जो है वो डिपेंडेंट है।
उसके ऊपर उसके ज़रिए जो है वो चल रहा है, वहाँ की गोल सेटिंग उसी हिसाब से हो रही है। अब जो ये नया मॉडल आया, एक और तरीका जिसको समझकर लोगों ने समझा कि अच्छा ये ममालिक जो कि यूएस इंपीरियलिज्म से बाहर निकल गए हैं, वो तो हमारा ये ख्याल है कि अब ये कॉलोनियलिज्म का शिकार नहीं है और ये जो है वो उसकी गिरफ्त से बाहर। उन्होंने क्या मॉडल निकाला, उन्होंने कहा कि भाई यूएस के बजाय आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू। ठीक है, अगर आप जो है वो लातीनी अमेरिका के नए मॉडल्स को भी देखें तो उधर भी एक इस तरह की सूरत हाल जो है वो आपको नज़र आती है। अगर आप जो है वो ईरान को देखें तो उधर भी जो है वो थोड़ी बहुत इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपको नज़र आती है। और इस वक्त बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ठीक है, IMF टू गल्फ कैपिटल के ऊपर तो शायद बहुत सारे लोग नहीं इत्तेफाक करते हो, लेकिन US टू चाइना वाला जो चक्कर है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगर US से निकलकर चाइनीज़ लॉबी के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है तो वो शायद जो है वो कॉलोनाइजेशन से जो है या न्यू कॉलोनाइजेशन से जो है वो आज़ाद हो जाए। लेकिन क्या चाइना का कैपिटल या उसकी डिपेंडेंसी जो है वो क्या कंट्रोलिंग नहीं है? वो भी उतनी ही कंट्रोलिंग है जितनी की जो है वो US की जो है, मतलब उसमें ग्रेड्स में जो है वो फ़र्क हो सकता है कि जो है वो शायद उतना सरमाया नहीं आ रहा है इस वक्त, या उतना उसका इंटरेस्ट रेट नहीं हो इस वक्त जितना कि जो है वो IMF का या बाकी सबका है। लेकिन जो उसकी शराइत है वो तो कम बेश उसी तरह की है ना कि आपको वो कर्जा दे रहा है, उसके बाद वो कहता है कि भाई फ़लाने प्रोजेक्ट्स के लिए मैं कर्जा दे रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो चाइनीज़ कंपनी आती हैं, आप उस कर्जे में से जो है वो पैसे चाइनीज़ कंपनी को देते हैं, वो जो है वो आपके मुल्क में अपने हिसाब से जो उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं वो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इधर से सरमाया आया, उधर से वापस चाइना चला गया और फिर जो है वो आपने जो है वो किस्तें दी, मामला ख़त्म। तो आपके अपने हाथ जो है वो सारे खेल के अंदर जो है वो क्या है, नेट ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि यार इस मुल्क से निकलकर इस मुल्क की तरफ अगर मैं चला जाऊँगा तो मैं कॉलोनियलिज्म से आज़ाद हो जाऊँगा, तो ये भी जो है वो मुमकिन नहीं है। अब इसके अंदर जो अहम चीज़ें वो क्या है कि ये जो पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपका विजन है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम कॉलोनियलिज्म से निकल आएंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है वो डेट ड्रिवन इकोनॉमी, कि आप जो है वो अपनी इकोनॉमी को जो है वो कर्ज़ों पे ही चलाते रहेंगे, तो चाहे आप इधर हो उधर हो किसी के पास भी हो, आपकी जो इकोनॉमी है वो उस कॉलोनियल सर्कल से जो है वो बाहर निकल नहीं सकती। और तीसरा जो है वो एलीट कंट्रोल। ये सारा का सारा खेल ये है कि खाली जो है वो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो जो है वो रीअरेंज हो जाती है, आप रहते उधर ही हैं जहाँ पर आप पहले थे। अब हम आ जाते हैं कि नेशनल, और यहाँ पर अब हमारा मामला जो है वो इधर आ जाता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में और ट्रू एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स में एक तरह से जो है वो क्या फ़र्क आ है। नेशनल पॉलिटिक्स क्यों इनसफिशिएंट है, उसकी वजह ये है कि आपने आज़ादी हासिल की, आज़ादी हासिल करने के बाद जो आपका स्टेट है वो किसके हाथ में, वो गया ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, वो गया मिलिट्री के हाथ में, वो गया लैंडलॉर्ड्स के हाथ में, वो गया आपके जो कौमी सरमायादार है उसके हाथ। इन क्लासेस के साथ जो मसला है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोकूंगा, थोड़ी सी बात इस पर करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पुराना हमारा आइडिया है वो ये है कि नेशनल कैपिटलिस्ट आ गया तो कॉलोनियलिज्म से हमारी जान छूट गई, और जो है वो क्या नाम है, अगर आप सोवियत टैक्स उठा लें तो उसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम जो आपके साथ है वो ये है कि जिस अंदाज में इंपीरियलिज्म आज एग्जिस्ट करता है, नेशनल कैपिटलिस्ट खुद बहुत अरसे तक नेशनल रह नहीं सकते। नेशनल कैपिटलिस्ट के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो नेशनल रह पाए। वो लामोहला जो है वो इस इंपीरियलिस्ट पावर या उस इंपीरियलिस्ट पावर की तरफ जो है वो झुक जाता है। ईरान का अगर आप मॉडल उठाएं तो जो उनका इस्लामी इनकलाब था, तो इनिशियल इनकलाब में आपको ऐसा सरमायादार कम मिलता था कि जिसको ज़रूरत हो इंपीरियलिस्ट सरमाए, ठीक है। एक तरह से वो नेशनल कैपिटलिस्ट क्लास की अक्कासी कर रहे थे मुल्ला, लेकिन अक्कासी जो कर रहे थे तो नेशनल कैपिटलिस्ट क्लास की कर रहे थे।
लेकिन बाय द टाइम अगर हम आज तक पहुंचते हैं तो ईरान जो मसले मसाइल ज़्यादा शिद्दत से इस वक्त फेस भी कर रहा है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रोडोर क्लास जो है वो पैदा हो गई है कि जिसका जो इन्हिसार है वो शुरू में सिर्फ चाइनीज़ कैपिटल के साथ जुड़ा, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक हो, वो चाहते हैं कि अमेरिकी कैपिटल के साथ उनका कोई मामला बने। तभी अहमदीनेजाद को हटाया गया, तभी जो है वो न्यूक्लियर डील्स की बातें शुरू की गई, तभी एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला ग्रुप अलग नज़र आता है आपको ईरान के अंदर और एक हार्ड कॉर्नर वाला ग्रुप जो है वो अलग नज़र आता है। तो अगर आप अंदर के इंतशार को ईरान के देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि इसके अंदर ये नहीं है कि उनकी रूलिंग क्लास होमोजेनियस है, बल्कि उस रूलिंग क्लास के अंदर डिविजन्स जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गए कि जहाँ पर एक अच्छी भली तादाद में क्लास ऐसी मौजूद है जो कि इंपीरियलिस्ट सरमाए के साथ जुड़ना चाहती है। ये ज़रूर हो सकता है कि वो कितना चाइनीज़ सरमाए के साथ जुड़ना चाहती है और वो कितना जो है वो यूएस के सरमाए के साथ जुड़ना चाहती है। तो इसलिए जो ये नेशनल क्लास है या ये सारी क्लासेस हैं, इनके ऊपर जो है वो आप अपनी मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। वंस डिपेंडेंसी आप ख़त्म नहीं कर सकते तो आप किसी न किसी सूरत में जो है वो इंपीरियलिस्ट सरमाए के साथ जुड़े हुए हैं, और जब आप जुड़े हुए हैं तो आप जो है वो किसी न किसी कॉलोनियल अरेंजमेंट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये आपको बताती है कि क्यों नेशनलिज्म जो है वो बगैर रेवोल्यूशन के नाकाम हो जाए। ठीक, क्योंकि कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, मासेस को जो है वो सप्रेस किया जाता है, उनकी पॉलिटिक्स को जो है वो सप्रेस किया जाता है। जो रेजिस्टेंस है उसको जो है वो क्योस समझा जाता है, उसको एक्सट्रीमिज्म का नाम दिया जाता है, उसको इंस्टेबिलिटी का नाम दिया जाता है, या इससे अगर बढ़कर हम बात करें तो उसको कहा जाता है कि भाई ये अमेरिकी एजेंट है, ये हिंदुस्तानी एजेंट है, ये फलाना एजेंट है, ये ढंगाना एजेंट है, उसको इस तरह से देखा जाता है। तो स्टेट जो है वो नेशन के नाम पर ही आवाम दुश्मन हो जाती है। और ये चीज़ें अगर आप जो है वो देखेंगे तो आपको नज़र आती चली जाएंगी कि जितनी स्टेट्स हैं उन सब के अंदर ये मसले मसाइल जो है वो आपको नज़र आते हैं। अब जो डीकोलोनियल पर्सपेक्टिव है उसकी जो अपनी लिमिटेशन है ना, उसकी अपनी लिमिटेशंस ये है सबसे बड़ी कि वो जो है वो चीज़ों को कल्चरली देख रहा है, या वो जो है वो नॉलेज वाइज देख रहा है। वो क्लास की बात उस तरह से नहीं करता, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात उस तरह से नहीं करता, वो स्टेट पावर की बात उस तरह से नहीं करता। और यही वजह है कि वो जब ये कल्चरल और नॉलेज हिरार्कीज़ के अंदर जाता है तो जो साथी ने बात भी की थी पहले कि वो बाज़ औक़ात जाकर पीछे की साइड पे देखना शुरू कर देता। जो पूरा आपका हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है वो एक तरह से वहीं से डिराइव हो रहा है कि वो जो है वो पीछे की साइड पर देखना शुरू कर देता। उस पर मेरा ख्याल है कल जो है वो बिलाल साहब ने भी जो है वो तफसीली गुफ्तगू की। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये क्यों फेलियर की तरफ आपको लेकर जा रहा है कि वो जो असल जहाँ जो जड़ है उसको वो अवॉइड करके वो उन चीज़ों की तरफ आपको लेकर जा रहा है कि जो चीज़ें जो है वो एक तरह से पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का इजहार होती हैं, वो जो है वो खुद अपने अंदर जो है वो चीज़ें डिटर्मिन नहीं कर रही होती, अनलेस कि वो खुद एक नई पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को डिफाइन करें। मैं उस पर कल्चर वाली बात पर आगे मज़ीद भी आता हूँ। सर मैं टाइम कम है तो मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ, अगर सही है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान एज एन एंटी कॉलोनियल क्वेश्चन। एक सवाल मेरे पास आया था कि पाकिस्तान को एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स से नथी करके दिखाएं। तो हाँ, तो कॉलोनियल स्टेट मशीनरी जो है जो हमारे पास इनहेरिट हुई उसमें आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, लॉ है, ठीक है ना, क्लास पावर वही है जो कि पुरानी क्लास पावर है। तो अगर आप गौर से देखें तो इन चारों में से कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई आपको डिफरेंस नज़र आ रहा हो ब्रिटिशर्स के टाइम पे या आज के टाइम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसी तरह उसी अंदाज में उन्हीं हरकतों के साथ जो है वो मौजूद है जिस तरह से वो ब्रिटिश एरा में जो मौजूद है। इसलिए जो है वो पाकिस्तान को आप पोस्ट कॉलोनियल स्टेट तो कह सकते हैं, डीकोलोनाइज स्टेट जो है वो तस्वुर नहीं कर सकते।
अब अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त रूल कौन कर रहा है, तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स है, फ्यूडल लैंड होल्डिंग एलीट्स हैं, ठीक है ना, वो सरमायादार हैं जो कि जो है वो साम्राज्य के साथ जुड़े हुए हैं, IMF के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिपेंडेंसी है। तो अब जो हमारा काम बनता है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का, वो बनता है कि इन क्लासेस के साथ जो है वो कन्फ्रंट किया। ये हमारे बन जाते हैं प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन के पॉइंट कि ये वो क्लासेस हैं जिनसे हमने लड़ना है। तो सब्जेक्ट क्लासेस तो बाद की बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किन के खिलाफ हमें फाइट करनी होगी तो हम जो है वो सही मानों में जो है वो कॉलोनियलिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमें किस तरफ जो है वो जाना पड़े। हमने ब्रेक करना है फ्यूडल लैंड रिलेशन से, हमने ब्रेक करना है मिलिट्री की डोमिनेंस से, हमने ब्रेक करना है IMF के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या उसके कब्जे हैं या उसकी जो पूरी इकॉनमी चल रही है उससे, और यूनिटी किस में कायम करनी है, वर्कर्स में, पीजेंट्स में, अर्बन पुअर में, लंपन में और ऑप्रेस्ड नेशनलिटी में। क्यों करनी है या ये आ कहाँ से रही हैं? उसकी वजह यह है कि जब आप जाएंगे और लोगों से मिलेंगे तो जो बात साथी ने की कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं कि जिनके पास आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा हो रहा है और हमें कुछ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऊपर की आपकी 3 क्लासेस हैं या 3 रिलेशंस हैं, ये तो वो है कि जो इस पूरे सिस्टम से एडवांटेज उठा रहे हैं और वो उनका इस पूरे सिस्टम के अंदर स्टेक है। ये वो लोग हैं कि जिनका जो है वो इस सिस्टम में कोई स्टेक नहीं, ये हर तरह से लॉस ही लॉस हो। वर्कर्स हुए, पेजेंट्स हुए, मतलब एक ये बड़ा अहम सवाल है कि कॉलोनियल स्टेट्स में, यानी मार्क्स का जो अपना फलसफा है उसके अंदर लंपन सेक्शन जो है वो किसी हद तक निगलेक्टेड सेक्शन है पूरे उसके एनालिसिस में। क्यों? क्योंकि यूरोप में लंपन सेक्शन की अपनी तादाद भी कम है और लंपन सेक्शन का इसीलिए जो है वो रोल भी एक तरह से महदूद हो जाता है। लेकिन अगर आप फैनॉन को उठाते हैं, आप जो है वो माओ को उठाते हैं, आप दीगर थ्योरीज को उठाते हैं जो कि ईस्ट से आ रहे हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आ रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ नहीं तो कम से कम एक जिसे कहते हैं कि कंसर्न तो मिलेगी कि यार ये लंपन सेक्शन का क्या किया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में आपका जो मुल्क है या आपका जो खित्ता है उसमें लंपन सेक्शन जो है वो कोई छोटा सेक्शन नहीं है। लंपन सेक्शन से मुराद ये है कि वो जो कि पैदावारी सारे प्रोसेसेस से कटा हुआ शख्स, ठीक है ना, आपके पास वो लड़के जो सारा दिन बेरोजगार फिरते रहते हैं, ठीक है ना, जो वो बेचारे जिनको जो है वो आप जला देते हैं चोर कह के, ठीक है ना, वो जिनको आप कहते हैं कि गैंग वॉर में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग जो कि जो है वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हैं, ये सारे के सारे लोग जो है उसको लंप करके एक लंपन सेक्शन के अंदर जो है वो डाल दिया गया था। और भी इसमें बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं। फिर रूरल लंपन सेक्शन अलग आ जाता है, अर्बन लंपन सेक्शन अलग आ जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो जिसको मुआशरा हकारत की नज़र से देख रहा होता है, जो एक तरह से सिस्टम के सबसे ज़्यादा पिसे हुए लोग, वो लोग कम से कम हमारी पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज अगर आप जितनी भी पार्टियाँ उठाएंगे, चाहे आप जो पीपल्स पार्टी यानी रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो हमारा इस्तेहसाल करने वाली पार्टीज़ हैं, आप उन सबको उठाएंगे तो उनका एक अच्छा भला सेक्शन वो है जो कि उनकी पूरी पार्टी को चलाता है नीचे से, जो कि इस क्लास से मौजूद है। ये क्लास है जो कि उन पार्टीज़ को चलाती है। जितने डेथ स्क्वाड्स हम देखते हैं जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है वो इस क्लास से आते हैं। लेकिन साथ साथ एक और भी बड़ी अहम चीज़ है, तो नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो वो टॉप डाउन कॉन्सेप्ट, कि वो जो है वो ऊपर से आता है कि जो है आपकी जो सरमायादार क्लास है किसी भी खित्ते की, वो कौम को बनाती है और वो कौम को तरवीज देती है और सारा। लेकिन अगर आपने वाकई एंटी कॉलोनियलिज्म से जो है वो कॉलोनियलिज्म से जो है वो जान छुड़ानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मामला नीचे से आए, वो नेशन की डेवलपमेंट जो है वो नीचे से हो, वो नेशन की डेवलपमेंट ऊपर से नहीं हो। और जब तक वो नेशन की डेवलपमेंट नीचे से नहीं होगी, आपके पास जो है वो मुकम्मल तौर पे एंटी कॉलोनियलिज्म से, वो सॉरी बार बार मैं लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ,
कॉलोनियलिज्म से जान छुड़ाना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि जिस क्लास पर आप रिलाय कर रहे हैं उसके पास वो गुंजाइश ही नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अरसे तक इवन जो है वो आज़ादी के बाद या कुछ करने के बाद वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो कटी रह सके इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट के साथ। उसका सेक्शन जो है वो उसने लामहला जो साम्राज्य सरमाया उसके साथ जुड़ना ही जुड़ना है। तो इसलिए ये बड़ा अहम है कि हम उस क्लास के ऊपर रिलाय ना करें, बल्कि हम जो है वो एक नीचे का नेशनलिज्म भी जो है वो डेवलप करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वक्ती तौर पर जो है वो अलाय नहीं करते दीगर तबकात के साथ, ख़ासकर जैसे आप जो है वो कौमी सरमायादारी कहते हैं। अव्वल तो खैर कौमी सरमायादारी बची कितनी है, स्पेशली मतलब जैसे वो पाकिस्तान जैसे खित्ते में या हिंदुस्तान जैसे खित्ते में, वो भी एक बहुत अहम सवाल है। तो लेकिन अगर बची भी है भी कुछ खित्तों में, तो वहाँ पर भी अगर आप उसके ऊपर रिलाय करना शुरू करेंगे तो फिर आपका नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास जो है वो अगर हम बात करते हैं ईरान की, इराक की, सीरिया की, वेनेजुएला की, तो जो आपको कॉमन ट्रेड्स उसमें नज़र आते हैं कि स्टेट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो है वो आवाम जो है वो वीक है। ऑयल रेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी है काफ़ी हद तक, ठीक है। एक मिलिटराइज किस्म का जो है वो नेशनलिज्म आपको मिलता है, कमो बेश आगे पीछे हो सकता है, कुछ में जो है वो कम हो कुछ में ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखेंगे तो ये इस तरह के ट्रेड्स जो है वो आपको मिलेंगे। और उसकी वजह यही है कि वो ऊपर से नेशनलिज्म, वो ऊपर से जो है वो नेशनलिज्म जो है वो उसको चला रहा है। पावर जो है वो कंसेंट्रेट होगी स्टेट में, पार्टी लीड्स में, मिलिट्री में, ठीक है ना। मासेस को बुलाया तो जाएगा, लेकिन मासेस जो है वो एज ए सपोर्टर आ रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग जो है वो मासेस की हद तक जो है वो नहीं पहुंच पाती, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है वो मौजूद ही नहीं है। जब रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है तो जो रेजिस्टेंस है इन ममालिक की वो है ही फ्रेजाइल, क्योंकि वो जिन तबकात पे खड़ी हुई है उनके पास वो ताकत ही नहीं है, या उनके पास वो उनके मफादात ही ऐसे नहीं है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो मुस्तकिल कर सकें। तो यहाँ से हमारा सवाल आता है कि फिर रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट जो है वो कौन है, ठीक है। क्या वो NGOs हैं, क्या वो स्टेट्स हैं, क्या वो लीडर्स हैं, क्या? अब यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये है कि रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट जो है वो मासेस नहीं, ऑर्गेनाइज्ड मासेस। अगर न्यू डेमोक्रेसी जो माओ का आर्टिकल है उसको बिल्कुल शुरू में माओ जो है एक बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि ट्रुथनेस या कंक्रीटनेस किसी आइडिया की क्या है, तो वो ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग टुगेदर, कि जब तक सारे मासेस मिलकर स्ट्रगल नहीं कर रहे तो आपका जो आइडिया है या आपकी जो थ्योरी है वो जो है हवा में है, उसकी कोई कंक्रीटनेस है ही नहीं, वो कुछ तो है ही नहीं। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको ये करना है तो फिर ऑर्गेनाइज मासेस का होना ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइज मासेस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो उनके पास कॉन्शियसनेस मौजूद हो कि वो कुछ कर सकते हैं, यानी जिसको जो है वो हम जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कहते हैं ना कि क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ जब तक वो जो है वो नहीं जाती तब तक वो मामला नहीं होता। और अब इस पूरे चीज़ को अगर हम लेते हैं तो रेवोल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये पार्टिसिपेशन है। रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि आप जो है वो एक्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट तब सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरा सब्जेक्ट जो है वो मजदूर है, तो मजदूर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मेरा सब्जेक्ट किसान है, किसान सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मेरा सब्जेक्ट मजदूर तब बनेगा जब मजदूर ऑर्गेनाइज होगा, मेरा सब्जेक्ट किसान तब बनेगा जब किसान ऑर्गेनाइज होगा। इससे पहले तक ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है, या मेरा टारगेट है कि मैंने इसको जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन वो बनता है नहीं बनता है ये सारी की सारी चीज़ जाकर प्रैक्टिस में डिटरमिन होगी, और जब तक वो प्रैक्टिस होगी नहीं तब तक आप उसको जो है वो सब्जेक्ट बना नहीं सकते। तो ये जो सब्जेक्ट का पूरा आइडिया है वो थियरी के रेल्म में नहीं चल सकता, उसको जो है वो प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। और प्रैक्टिस में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है थियरी में मैं जिसको सब्जेक्ट समझ रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिकली काम करूँ
तो वो सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट कोई और हो। इसीलिए जो शुरू में बात मैंने आपसे की कि भाई लिव्ड एक्सपीरियंस में आप जो है वो कॉलोनियलिज्म को किस तरह से देख रहे हैं, इस यानी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है ऑर्गेनाइजिंग। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन को निकाल दिया तो फिर कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं। अगर हमने पहले से डिटरमिन कर लिया कि यार गुजर नाले के लोग इस तरह से सोचते हैं, तो फिर जो है ना वो हमारी हार ज़रूरी है। चाहे जो है वो मार्क्स ने लिख दिया, चाहे लेनिन ने लिख दिया, चाहे माओ ने लिख दिया, किसी ने भी लिख दिया। असल चीज़ ये है कि क्या मैं गुजर नाले में अगर काम करने जा रहा हूँ तो उसके हर महल्ले के हर घर में जाकर मैं उससे सवाल कर रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ कि नहीं पूछ रहा हूँ। वो डोर टू डोर कैंपेन, वो कॉर्नर मीटिंग्स, वो और फिर उसके बाद उसका डाटा, और फिर उस डाटा का एनालिसिस कि कौन सी क्लास का, कौन सी कौमियत का, कौन सा शख्स किस तरह से, किस अंदाज में कॉलोनियलिज्म को देख रहा है। क्या वो उसकी पहला मसला है या वो उसका आखिरी मसला है? जिसका पहला मसला है वही कॉलोनियलिज्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार है, जिसका आखिरी मसला है वो कॉलोनियलिज्म के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके पास ये तो ज़रूर होगा कि यार एकेडेमिया में क्या बहस हो रही है, ठीक है ना, मैं आखिर क्या बताऊँ कॉलोनियलिज्म के बारे में, कैसे मैं फ़लस्तीन की मूवमेंट को देखता हूँ, कैसे मैं जो वो फलाना करता हूँ। लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो एक्चुअली उसके अंदर जो वो पार्टिसिपेट करे। जब मैंने शुरू में आपको बताया कि ये इन लोगों ने ये जो है वो रिस्पॉन्सेस दिए कॉलोनियलिज्म पर, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने स्ट्रगल में देखा, जिन्होंने ये रिस्पॉन्सेस ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सेस दिए कॉलोनियलिज्म के हिसाब से, वो शायद सबसे कम मुझे सड़कों पर नजर आए, और जिन्होंने सबसे अनइन्फॉर्म्ड एक तरह से आपके मुताबिक दिए या एक अमूमी अंदाजे के मुताबिक दिए, वो सड़कों पर सबसे ज़्यादा नजर आए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका मसला डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। उनके घर में बिजली नहीं आती, वो जनरेटर नहीं लगा सकते, उनके घर में पानी नहीं आता, वो टैंकर नहीं मंगवा सकते, वो उस लिविंग एक्सपीरियंस के साथ जो है वो जुड़े हुए। फिर दूसरी मेरे ख्याल है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्योरी का काम फिर कहाँ आ जाता है। थ्योरी का काम ये आ जाता है कि आप उसकी बात को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और देखते हैं। अगर आपको याद हो तो गुजर नाले कि यानी जब मैंने आपको बताया था कि क्या बातें करने के ऊपर बात हुई सवाल के ऊपर, तो एक सवाल ये आया कि क्यों तमाम मुस्लिम ममालिक के जो हमारे दोस्त हैं वो मिलकर जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं लड़ते, और अगर वो लड़ेंगे तो उससे कुछ हो सकता है। अब आप इसको यूँ भी देख सकते हैं कि यार ये कंजर्वेटिज़म जो है वो वर्किंग क्लास में पाया जाता है, लेकिन इसको देखने का दूसरा एक तरीक़ाकार ये है कि वर्किंग क्लास ये समझती है कि उसको ऐसी आइडेंटिटी की ज़रूरत है कि जिससे वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में नज़र आए कि जिससे जो है वो लड़ने के जो काबिल हो सके इंपीरियलिज्म के साथ। ये मसला इस्लाम का या जो है वो किसी और रिलीजन का नहीं है, मसला है आइडेंटिटी का, कि कौन सी आइडेंटिटी में वो इस वक्त अपने आप को देख रहा है कि मैं जो हूँ वो एक बड़ा हजूम इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं एक बड़ी ताकत बन सकता हूँ। अब एज एन ऑर्गेनाइज़र या एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो हमारा असेसमेंट इसके अंदर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसका जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है उसको निकाल के जो उसकी जिस्ट है, जो उसकी वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस से आ रही है, उसको लेकर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको जैसे कैसे जो हम वर्किंग क्लास इंटरनेशनलिज्म की तरफ जो है वो लेकर जाते हैं। और यही सारा खेल है एक सब्जेक्ट तैयार करने के हवाले से, कि वो सब्जेक्ट जो है वो तैयार किया कैसे जाता है, होता कैसे। रेवोल्यूशनरी फ्रंट कहाँ से बनेंगे? वहाँ से बनेंगे जहाँ पर मसला लायक है, जो अभी मैंने आप लोगों से बात की। रेवोल्यूशनरी फ्रंट्स जो बनेंगे काम की जगह से, रेवोल्यूशनरी फ्रंट बनेंगे हाउसिंग के मसले से, रेवोल्यूशनरी फ्रंट्स बनेंगे लैंड के मसले से, रेवोल्यूशनरी फ्रंट्स बनेंगे जो सर्वाइवल के मसले मसाइल हैं लोगों के, जो आम जिंदगी में एक आम आदमी एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर आपका की एंटी कॉलोनियल थियरी इन सारी चीज़ों को जोड़ सकती है इन सारे मसले मसाइल से, तो फिर तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो आप उसके पास जाएंगे और आप उससे कहेंगे कि आओ हम जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, आओ हम जो है वो फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए निकल रहे हैं, या आओ हम जो है वो कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर निकल रहे हैं, तो वो कहेगा कि यार मेरे घर में बहुत सारे काम है, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, ठीक है, तो मैं शायद इसके साथ जो है वो ना मिल सकूँ। तो वो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो डायलेक्टिक्स है आप पर्टिकुलर के साथ
यूनिवर्सल को जोड़ने की वो की, और वो पर्टिकुलर ये है, वो बहुत बहुत छोटा पर्टिकुलर है जो आपको लगता है कि यार ये क्या मसाइल है, कैसे मतलब ये कोई मसला है, ये तो ठीक है रोज़मर्रा के मसाइल हैं, इस पर मैं क्या इस पर सियासत करूँ और इस पर क्या मैं अपना इंटेलेक्चुअलिज्म करूँ। लेकिन वंस आप इस मसले मसाइल के साथ जुड़ते हैं तो फिर मास अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी। मास जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी तो वहीं से आपके पास जो है वो राहें खुलती है। अब यहाँ पर जब हम ये ऑर्गेनाइजिंग के इस मॉडल पर आते हैं, फिर 3 सवाल आपके सामने आते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की शक्ल जो है वो रिफॉर्मिस्ट होनी चाहिए, कंजर्वेटिव होनी चाहिए, रेवोल्यूशनरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी होनी चाहिए तो उसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि जो मास है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे, या आवाम अपनी पावर को एक्सरसाइज करे। अगर रिफॉर्मिस्ट है तो वो बैलेंस करेगी, अगर जो है वो कंजर्वेटिव है तो उस पर जो है वो ऊपर से पावर एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेडिशनल पावर एक्सरसाइज हो रही है। ये 3 डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये भी अब बड़ा मसला है कि लेटली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी अब ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे होते हैं कि जिनको फंडिंग बाहर से आ रही है, जिनके कोई जैसे उन्होंने कहा था ना ग्रीन कैपिटलिज्म का मामला है, ठीक है, तो वो ग्रीन कैपिटलिज्म वाली भी ऑर्गेनाइजिंग हो रही होती है, दीगर तरह की ऑर्गेनाइजिंग भी हो रही होती है। तो ये इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का फ़र्क करना ज़रूरी है कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजिंग, कौन सा वो जो है वो क्या है। और ये मसला टैक्टिक्स का नहीं, यही असल ये। अगर हम ये समझ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग किसके पास, और डिसीजन मेकिंग का मतलब जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ आप एक फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं, जाते हैं उनसे पूछते हैं कि यार आपने करना है कि नहीं करना, बल्कि आप उनसे जाकर ये भी पूछ रहे हैं कि यार तुमने अभी क्या करना, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या, और आपकी जो पूरी सियासत है वो उसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व हो रही है, और क्या वो आपको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि ये एक मसला जो है वो आपके पास जो है वो आएगा कि इवन जो जिसे आप कहते हैं कि कम्युनिस्ट सियासत करने वाले लोग या सोशलिस्ट सियासत करने वाले लोग जो ये बात करते हैं कि हाँ हम डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट लेकर आ गए, लेकिन उस डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट के अंदर एक जो मसला आ रहा है उस पर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा कि तारीख में फ़र्द का किरदार से अगर हम शुरू करते हैं मामला कि नरोदनिक जो है उनका कहना ये था कि चंद लोग जो है रशिया की अगर हम में चले जाते हैं तो जो इनिशियल तहरीक थी नरोदनिक तहरीक, उसका कहना यह था कि हम चंद लोग मिलकर आज़ादी हासिल कर सकते हैं ज़्यादा से। प्लेखानोव का कहना यह था कि नहीं, आज़ादी सिर्फ और सिर्फ मासेस हासिल कर सकती हैं और उन्हीं के पास हमें जाना पड़ेगा और उधर ही से जो है वो आज़ादी जो है वो निकलेगी। एक तरह की स्पॉन्टेनिटी, एग्जैक्टली नहीं लेकिन स्पॉन्टेनिटी लाइक सिचुएशन के ऊपर जो है वो प्लेखानोव बात। लेनिन आकर जो है वो ये बात करता है कि नहीं, जो मजलूम तबका है, महरूम तबका है, उसके अंदर जो है वो ये कॉन्शियसनेस तो मौजूद है कि वो महरूम है, लेकिन उसके पास ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो लड़ भी सकता है, वो जो है वो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। ये जो कॉन्शियसनेस है ये पेशावर इनकलाबियों को या पार्टी को जाकर जो है वो उन तक फराहम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आकर लेकिन हुआ ये कि पार्टीज मोनोलिथिक बनना शुरू, पार्टीज जो है वो आवाम को डायरेक्शन देना शुरू हो गई, वो कमांडिस्ट होना शुरू हो। उस कमांडिज्म से निकालना जो है वो एक बहुत अहम चीज़। खुद जो पूरा चाइना का कल्चरल रेवोल्यूशन का एक्सपीरियंस है, वो कल्चरल रेवोल्यूशन का एक्सपीरियंस जिस चीज़ से निकल रहा है वो इस चीज़ से निकल रहा है कि मासेस को पार्टी डिक्टेट कर रही थी, पार्टी को मासेस डिक्टेट नहीं कर रहे थे। और जो मॉडल कल्चरल रेवोल्यूशन में माओ ने अपनाने की कोशिश की वो ये था कि किसी तरीके से जो है वो मासेस का कंट्रोल जो है वो पार्टी के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो ठीक था या मतलब फेल तो वो हो गया, अगर नहीं फेल हुआ होता तो डेंगा आज नहीं बैठा हुआ, लेकिन इस तरह का थॉट या इस तरह की डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे मासेस जो है उनका कंट्रोल जो है वो डिसीजन मेकर्स के ऊपर हो। वो खुद जो है वो पार्टीज़ को चला रही हो, पार्टी सिर्फ अकेले उनको ना चलाए, पार्टीज़ का काम उनको गाइडेंस देना है, उनको चलाना नहीं।
पार्टी सेवियर नहीं होनी चाहिए, वैनगार्ड नहीं होनी चाहिए। पार्टी जो है वो उनकी दोस्त होनी चाहिए, उनकी साथी होनी चाहिए, उनकी मददगार होनी चाहिए, क्योंकि इनकलाब पार्टीज नहीं लेकर आती, इनकलाब आवाम लेकर आती। तो ये जो पूरा एक मामला है, अब उसकी अब पूरा एक टॉपिक है जिस पर जो है वो एक अलग से बहस हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। इसी तरीके से अलाइंसेस में जब हम जाते हैं तो अलाइंसेस में एक नेचर ये है कि अच्छा जी ठीक है, अमेरिका गलत तो हम जो है वो चीन के साथ चले जाते हैं, हम फलाने के साथ चले जाते हैं, हम इस स्टेट के साथ खड़े हो जाते हैं, वो स्टेट अच्छा है, ये स्टेट बुरा। लेकिन हम जो अवाम है उसका इंटरनेशनलिज्म नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर जो है वो कश्मीर की स्ट्रगल चल रही है तो वो पाकिस्तान के साउथ की किसी स्ट्रगल के साथ जुड़नी चाहिए, ठीक है। अगर जो है वो फ़लस्तीन की स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, उसका और कुर्दों की स्ट्रगल का जो पुराना रिलेशनशिप था वो वापस आना चाहिए, ना कि जो है वो कुर्द किसी और तरफ देख रहे हो और जो है वो फ़लस्तीनी जो है वो किसी और तरफ देख रहे हो। एक जो अहम मसला है और जिसके ऊपर जो है वो बात करनी ज़रूरी है वो ये है कि जब तक आप डिपेंडेंट हैं आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात। मेरी एक दोस्त से बात हुई जो किसी हद तक जो है वो ये लिबनान वाले मामले के अंदर इन्वॉल्व थे। तो जो एनालिसिस सामने आया वो ये आया कि हिजबुल्लाह का खात्मा इस वजह से नहीं हुआ कि इज़राइल टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत एडवांस था। हिजबुल्लाह का खात्मा या उसको डिफीट जो हुई उसकी मेजर वजह ये थी कि ईरान खुद एक कॉम्प्रोडोर मुल्क था और हिजबुल्लाह की जो डिपेंडेंसी थी ईरान के ऊपर वो उस पूरी गेम के अंदर जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। जो उसकी कॉम्प्रोडोर क्लास है ईरान की, उसने बिट्रे किया ना सिर्फ ईरान को बल्कि जो है जो लोग उस पर रिलाई कर रहे थे या उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट थे उनको भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डिपेंडेंस किसी भी तरीके से ख़त्म हो। और तीसरी चीज़ जो आखिरी चीज़ जो बड़ी अहम है कि और जो क्योंकि पिछले लेक्चर के साथ भी जो है वो जुड़ी हुई है और बिलाल साहब के लेक्चर के साथ भी एक तरह से जुड़ी हुई है कि आपका एक स्ट्रेट मॉडल नहीं है डेवलपमेंट। जो माओ की स्टालिन के ऊपर तनकीद है वो ये है कि कोई ज़रूरी नहीं था कि आप जो है वो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो धड़ाधड़ खर्चा करें, ठीक है। आपको जो है वो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में एक बैलेंस करना चाहिए, आपको हैवी में लाइट में एक बैलेंस करना चाहिए। जो चीन डिपेंडेंसी से निकला, उस डिपेंडेंसी से निकलने की वजह उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की जो बहस है वो बड़ी अहम बहस है कि जब हम पैदावारी रिश्ते तब्दील कर देते हैं तो फिर जो है वो बाकी चीज़ों को डेवलप करना, अपने पेस पे डेवलप करना, अपने हिसाब से डेवलप करना वो हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो फिर हमारी यही सिचुएशन होती है। वेनेजुएला को अगर क्यूबन गार्ड्स की ज़रूरत पड़ रही है तो ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। जब ख्रूश्चेव माओ से मिलता है और ख्रूश्चेव माओ से ये कहता है कि हम आपके एक्सटर्नल इलाके में मिसाइल्स नष्ट करना चाहते हैं तो और वहाँ से कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने कुछ लोग भेजेंगे, तो माओ कहते हैं नहीं आप सेंटर में आके बैठे ना। तो ख्रूश्चेव ने कहा कि अगर सेंटर भी हम चलाएंगे तो आप क्या करेंगे? पहले हम वही करेंगे जो हमने जापानियों के खिलाफ किया और जो है हमने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ किया। तो हम कर सकते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो क्लास नहीं कर सकती कि जिसको बहुत तेज़ी से प्रॉफिट कमाना है। जिसको तेज़ी से प्रॉफिट कमाना है वो आज नेशनल हो भी जाए तो वो कल को जो है वो फिर उसी साम्राज्य की गोद में जाकर जो है वो बैठी हुई होगी। इसलिए कौमी आज़ादी की तहरीक हो या किसी भी तरह की तहरीक हो, उसमें जो तबकात का सवाल है वो हमेशा अहम रहेगा और उन तबकात के सवाल के बगैर आप जो है वो कॉलोनियलिज्म से या किसी भी इस तरह के मसले से जो है वो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते।
शुक्रिया सौरभ। जो डिस्कशन है उसको बहुत ही जाने तरीके से उसकी अमली और इन्हीं जिहतों को जो है वो टच किया, उनका जो है काफ़ी तरीके से खिलाया। कल सवाल जवाब कर सकते हैं। शुक्रिया सामने काफ़ी चीज़ें तो एक सवाल था कि बीच में आपने आपको मैंने टच किया कि जब तक जो स्टेट्स का रेवोल्यूशन स्टेट्स की जो बात है की बात हुई थी वो कहते हैं चाइना एक मशहूर किताब है, आप अंशों तो मुझसे रिलेटेड सवाल है वो जो स्टेट्स एंड रेवोल्यूशन तेरा के बहुत ही किताब है वो जिसमें बिल्कुल आप कल बात कहता है कि किसी भी इंकलाब के लिए ज़रूरी है नेसेसरी जो कंट्राडिक्शन है जो क्लास सबका भी होगा, बट वो आगे उससे आगे बढ़ता है कहता है इट्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो जो भी वो 3-4 इंकलाबों को बढ़ता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और डैनिश रेवोल्यूशन, तो कहते हैं कि इंकलाब होते ही नहीं अगर जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना होगी, ठीक है। बट आप जिस पार्ट 3 और आखिर में भी आपने ये इस तरह से उस बात को जिससे रद्द मुझे महसूस हुआ है कि वेनेजुएला या इस तरह के जो ईरान है वो क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि ऐसी कोई मतलब वो चाइना इस तरह से वो नहीं है, सोवियत यूनियन नहीं है, तो अमेरिका या दूसरी जो पावर्स हैं वो रोकते जा रहे हैं मतलब यूएई, यमन को और दूसरी चीज़ों को। तो बिल्कुल नेसेसरी है क्लास ऑर्गेनाइज मार्केट नॉट मार्केट जैसे आपने कहा ऑर्गेनाइज मार्केट, बट विदाउट जो अलायंसेस हैं स्टेट्स के वो तो हमें तारीख में हिसाब नहीं होता। ये बात अच्छी लगती है आवाम बड़ा रोमांटिसाइज करना, हालांकि खुद मारू किसिंजर के साथ सोवियत यूनियन के साथ तोड़ के अमेरिका के साथ अलाइन हो गया, खुद मारू और उसकी स्टेट पूरी जिसको हम बाद में देंगे कहते हैं, बट मेरा ये मानना है कि वो पहले ही हो चुका था। बट खैर यही सवाल हमारा सवाल ये कि हमने यहाँ के नेशनलिज्म जो वो जो आगे जाए तो उसमें क्या हो समा जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशलिज्म मॉडर्निज्म भी कैसे चलेगा, उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। और दूसरा सवाल, पहले आपने कहा कि मास्क में उन्हें जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, वो समझ रहे हैं कि हमारे हक है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हम लड़की ले सकते हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि पार्टी हो जो मास्क के हिसाब से चले, तो ये समझ नहीं आया कि मास्क ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये हमारे हक है, तो वो कैसे अपने डिसीजन अपने जो है वो पार्टी के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर एक मुनज़्ज़म लोग बैठे जो समझते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो शुक्रिया सौरभ साहब, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था आपका। आपने जिक्र किया रेवोल्यूशनरी नेशनल पॉलिटिक्स का और आपने लिस्ट किया कि किन चीज़ों से हमें ब्रेक अवे करने की जरूरत है, जिसमें से एक था फ्यूडल लैंड फ्लोरिशिंग। मेरा सवाल ये है हाउ टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस कास्टल कि किसी एक कम्युनिटी या सूबे के मसाइल इस वजह से हैं कि जो कबायली माशरा है, ट्राइबल माशरा है, तो तासुर से कैसे ब्रेक किया जा सकता है, नॉट जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी प्रॉब्लम इटसेल्फ, लेकिन मेन स्ट्रीम नैरेटिव में भी ये चीज़ कैसे रिकंसिडर की जाती है। मेरा ख्याल है कि जो जियोपॉलिटिक्स वाला जो सवाल है और अलायंसेस का सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा आप जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि शुरू में ये स्लाइड में मैंने लिखा था कि ऑटॉरिटी या नो ट्रेड या ये मसला नहीं है, मसला है डिपेंडेंसी। अगर आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर डेवलप हो रही है, अगर आपका जो है वो आपका ताल्लुक साम्राज्य सरमाए के साथ डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट और उसके ज़रिए चल रहे हैं, स्टेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ज़रिए प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन में जाती है। अलाइंसेज आपके हो सकते हो, अलाइंसेज बाद औक़ात ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो है वो किसी ईवल के साथ अलाइंस नहीं करेंगे, जिसको आप समझते हैं ईवल उसके साथ नहीं अलाइंस करेंगे। ये आपकी टैक्टिकली सिचुएशन आ सकती है कि अगर जो है वो चाइना ने आपके ऊपर डायरेक्टली जो है वो वॉर मुसल्लत कर दी है तो आप अमेरिका की तरफ देखें, या अमेरिका ने कर दी है तो आप चाइना की तरफ देख लें।
कि ठीक है अगर वहाँ से हमारा कोई अलाइंस बनता है तो वो अलाइंस बना, लेकिन अगर वो अलाइंस डिपेंडेंसी में तब्दील होगा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि और वो डिपेंडेंसी में तभी तब्दील होगा कि अगर जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो ऐसी क्लास है कि जिसकी डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है वो उसको लीड कर रही होगी या वो एम्पावर होगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ अहम है कि वो डिपेंडेंसी ना हो। इसको मतलब एक बारीक लाइन है कि बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला नहीं है कि आपने कुछ करना ही नहीं है, तो वो चीज़ हो सकती है, वो उसमें जो है वो कोई बुराई नहीं, उसमें कोई मजायका नहीं है कि आप जो है वो अपनी रियलिटीज़ के हिसाब से जो है वो अपने फैसले ले रहे हो, लेकिन ये चीज़ अहम है कि उसमें डिपेंडेंसी का आंसर जो है वो शामिल हो, ठीक है। ट्रेड आप करेंगे, ट्रेड आप जो है वो आपको करने में कोई मजायका नहीं, और वो मेरा ख्याल है कि वो इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं वो बेहतर समझा सकते हैं कि डिपेंडेंसी क्या और ट्रेड क्या है। और मेरा ख्याल है कि 70 तक कम से कम चाइना ने जो कुछ किया, और 70 के बाद आप बिल्कुल सही है, 69 के बाद जब कल्चरल रेवोल्यूशन का एक्चुअली एंड हो जाता है और जिस वक्त जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसके बाद तो चाइना एक बिल्कुल मुख्तलिफ डिगर पे जाता है। लेकिन 56 से जो 69 तक का पीरियड है वो आपको बताता है कि आप बग़ैर किसी डिपेंडेंसी के अपना स्टेट जो है वो चला सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा जो है वो आपके लिए मसला नहीं है, कम से कम इकनॉमिक, ठीक है ना। मिलिटरीली फलाना ढमकाना वो फिर एक पूरी अलग डिबेट, और मिलिटरीली मैं समझता हूँ कि कोई आपको ये कर रहा हूँ कि 56 और 69 में जो लार्जेस्ट पैमाइंस हैं और डेथ्स हैं सारी रिवोल्यूशन की, मतलब वो 56 में आई, 60s में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है इस पे 2-3 लोगों ने अच्छी किताबें लिखी हैं कि 56 से जो है वो 69 की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या थी और किस तरह से जो है वो उसकी ग्रोथ हो रही थी। पॉल चेन की जो है वो किताब है काउंटर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन के नाम से, और भी दोस्तों ने इस पर किताबें लिखी हैं कि जिसमें उन्होंने जो है वो जो सरकारी आदाद शुमार हैं वो निकाल कर ये बताया कि ग्रोथ रेट क्या था, क्या सारी की सारी सिचुएशन थी। तो मेरा ख्याल है वो, और अगर होता ना ऐसा तो मैं ये चीज़ बड़ी अहम है, अगर वो जो पूरा वेस्टर्न एक मामला आ रहा है या इवन जो बाद में डेंग की तरफ से आया प्रोपेगेंडा, अगर वो मनोवन सही होता तो फिर वहाँ पर भी आपको जो है वो माओ के ख़िलाफ़ कोई ना कोई सिविल वॉर, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ दिखाई देती, या कोई ना कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स नज़र आते कि जिसको जो है वो इंपीरियलिज्म एक्सप्लॉइट करने के काबिल होते, जैसे ह्यूगो चावेज़ के साथ मदुरो के साथ इस वक्त हुआ, या जो है वो इस वक्त ईरान में चल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक टेंशन्स की वजह से नहीं है कि वहाँ पर जो इकोनॉमी है, लेकिन और यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो बड़ी अहम उसूल है इसका वो है कि पॉलिटिक्स इन कमांड है। ये जो 69 तक का पीरियड है वहाँ पर इकोनॉमिक्स इन कमांड नहीं थी, वहाँ पर चाइना के अंदर जो चीज़ कमांड में थी वो पॉलिटिक्स थी। और ये जो पूरा जो रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट और रेवोल्यूशनरी सियासत की जो बात है उसके अंदर भी जो सबसे अहम चीज़ है कि अगर पॉलिटिक्स इन कमांड है तो आप लड़ सकते हैं, अगर इकोनॉमिक्स इन कमांड है फिर आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो इंटरेस्ट हैं वो आपके इमीडिएट इंटरेस्ट हमेशा आपको ये दिखाएंगे कि यार बेहतर ये है कि इस वक्त जो है ना वो किसी न किसी के ऊपर रिलाई कर लिया जाए, कोई ना कोई जो है वो फॉरेन कैपिटल लेकर आ जाया जाए, क्योंकि उस फौरी तौर पर तो वही आपको जो है वो रिलीफ दे सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स इन कमांड है तो वो आपको स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके दे सकता है कि जो है वो आपकी डिपेंडेंसी को जो है वो ख़त्म कर सके। इसी के साथ जो साथी का सवाल है कि सोशलिज्म एक मुल्क में कैसे चलेगा, मेरा ख्याल है उसका जवाब भी जो है वो ये है कि कोई भी मेरा नहीं ख्याल है कि कहता है कि सोशलिज्म जो है वो एक मुल्क में चलेगा, ठीक है ना। सब ये कहते हैं कि उसका जो है वो आगे बढ़ना ज़रूरी है और वो आगे बढ़ा भी। मतलब मेरा ख्याल है कि यानी स्टालिन के ऊपर और बहुत सारे तनकीदें जो है वो हो सकती हैं, लेकिन सोशलिज्म इन वन कंट्री वाली तनकीद वही तनकीद है जो बाद में लियू शाओची ने जो है वो माओ के ऊपर की, और जिसका जवाब ऑलरेडी लेनिन ने बेटर फ्यूअर बट बेटर के अंदर ये कहकर दे दिया था कि हाँ हमें मालूम है कि हमारे प्रोडक्टिव फोर्सेस अभी इतने डेवलप नहीं हैं, लेकिन चूँकि हमारे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पैदावारी रिश्ते तब्दील हो चुके हैं, हमारा मुआशरा तब्दील हो चुका है, इसलिए हम वो पैदावारी क़ुव्वतें पैदा कर सकते हैं और हम जो है वो उसके ज़रिए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और उसी में उसने कह दिया था कि अब जर्मनी में या बाकी जगहों पर जो है वो कहीं पर भी फिलवक्त कोई इनकलाब का जो है वो रास्ता नज़र नहीं आता, और इनकलाब का जो रास्ता है वो मुझे दिख रहा है कि हिंदुस्तान से, चीन से और जो है वो तीसरी दुनिया से जो है वो निकलेगा, जो कि फिर बाद में
हुआ भी। तो मेरा ख्याल है कि सोशलिज्म इन वन कंट्री वाली जो डिबेट है, और ये भी कोई वो नहीं है, मतलब मैं भी अब ये समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो एक तरह का इंटरनेशनलिज्म जो है वो दोबारा राइज हो, रीजन्स जो है वो मिलकर जो है वो जिद्दोजहद करें। जो कॉमरेड ने भी बात की कि जो पुराने रिलेशंस हैं कि भाई इंडिया की पार्टी का और पाकिस्तानी पार्टी का और दीगर पार्टीज़ का आपस में जो है वो कोई रिलेशन जो है वो डेवलप होना चाहिए, और उससे आपको सीख भी बहुत मिलती है। क्योंकि साथी ने जो बात की थी माओइज्म के हवाले से, तो जो हिंदुस्तानी माओइस्ट एंड नक्सलाइट तहरीक है उनका, और जो है वो पाकिस्तानी जो माओइस्ट हैं उनका कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है वो राब्ता रूबता जो है वो रहता है। और यही वजह है कि उन्होंने इस पूरी वॉर के अंदर जो है वो इंडियन एक्सपेंशनिज्म की बात की और सारा का सारा कुछ की, और सारा जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया वो बुनियादी तौर पर जो है वो हिंदुस्तान को ठहराया। और जब हम बात करते हैं तो हम भी ये बात करते हैं कि जो है वो किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के पूरी आज़ादी की तहरीक को जो है वो सबूताज किया, उसके अंदर जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट करके और उसको किस तरह से जो है वो नुकसान पहुँचाया। तो लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब हमारे राब्ते हों, और जब जो है वो हम कोई इंटीग्रेशन पैदा करने की कोशिश करें मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट से, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको याद हो, और जो बात मेरा ख्याल है अम्मार जान साहब ने भी एक बात की थी कि भाई उस वक्त सोवियत यूनियन था, वो जो है वो आपको मदद फराहम करता था, आज आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, किस तरह से लड़ सकते हैं। तो वो लड़ाई का तरीक़ाकार जो है वो यही है कि आपको ये करना पड़े कि आपको जो है वो लोगों के दरमियान अलाइंसेस पैदा करने पड़ेंगे, मूवमेंट्स के दरमियान अलाइंसेस पैदा करने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ना पड़ेगा। तो एक फॉर्म ऑफ इंटरनेशनलिज्म जो है वो हमेशा रहा है, और वो मेरे ख्याल तकरीबन हर ट्रेंड में रहा है। हाँ, ये नहीं हो सकता है कि ना कौमी जंग, ना मजहबी जंग, तबकाती जंग, ये मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा नारा है कि जो आपको ना कहीं लेके जाएगा और ना जो है ना, क्योंकि आवाम में यूनिटी हो सकती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे आवाम को, वो नहीं पॉसिबल है। फिर तो आप जो है वो किसी न किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो उसके साथ जो है वो बात हुई कि जो है वो आवाम की आपने बात की कि आवाम से किस तरह से जो है वो पार्टी के ऊपर जो है वो उसका ताल्लुक़ हो सकता है। मेरा ख्याल है उसमें बहुत अहम चीज़ ये कि अगर आप जाकर देखेंगे मॉडल्स जो कि ये नक्सलाइट्स के भी हैं या और लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की, तो उसका तरीका ये होता है कि आप आवाम को स्टेक होल्डर बनाते हैं अपने हर एक डिसीजन में। मैं आपको कराची बचाओ तहरीक की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट वही है, हमारे जो अपनी एक्सपेरिमेंट उससे मैं आपको बताऊँ। तो होता ये था कि हर चीज़ से पहले हम एक मीटिंग करते थे, एक ओपन मीटिंग बुलाते थे आवाम के साथ, उनसे पूछते थे कि भाई ये सिचुएशन है, आप बताएं क्या करना है। वो हमें बताते थे कि भाई हम ये समझते हैं कि अभी ये करना। वो जो भी उनकी आरा आ रही होती थी, सब कुछ होता था, उसके ऊपर हम एक प्लान बनाते थे। प्लान बनाने के बाद वापस जाते थे, फिर मीटिंग बुलाते थे या डोर टू डोर करते थे या कॉर्नर मीटिंग्स करते थे, और उनको बताते थे कि भाई ये आपकी आरा से जो चीज़ें आई उसके हिसाब से हमने ये प्लान बनाया, अब आप बताएं कि क्या करना। वो जो प्लान फाइनल करते थे उसके ऊपर हम काम करते थे। काम करने के बाद वापस जाते थे मीटिंग्स करते कि भाई जो है वो क्या ये सही हुआ, नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं। उसके बाद जो अगला मॉडल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि एक क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म का सेशन ना सिर्फ जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अपने अंदर हो, बल्कि जिन महलों में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो कमेटियाँ भी काम कर रही हैं वो एक दिन रखें जिस दिन जो है वो आवाम उस महल्ले की कॉर्नर मीटिंग हो, उस महल्ले के लोग आएँ और वो ये बात करें कि यार यहाँ पर आप गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ठीक काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको तब्दील करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें जो है वो सेट करने की ज़रूरत है। यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती है तो आपके पास जो है वो एक ऐसा मॉडल होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि जहाँ पर जो है वो आवाम अपने आप को इमेंसिपेट इतना समझती है कि वो कहती है कि हाँ हम बताएंगे कि पार्टी कैसे चलानी चाहिए या कैसे जो है वो डिसीजन लेने चाहिए स्टेट के, या कैसे जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, क्या वो चीज़ें बन रही हैं या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको मिसाल कराची बचाओ तहरीक की दी है, इसके 3600 मॉडल्स हो सकते हैं काम करने के, लेकिन ये किया जा सकता है। कल्चरल रेवोल्यूशन में आवाम पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, पार्टी का अपना एक हिस्सा था जो कि जो है वो चाह रहा था कि आवाम जो है वो आए और वो जो है वो एहतसाब करे पार्टी का।
वो भी एक मॉडल था, वो भी एक तरीके का था, सही था, गलत था, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो एक अलग बात है। तो लेकिन जो है वो उसके बगैर चल नहीं सकता, यानी कि अगर आवाम का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर आपके पास वही रियासतें बनती हैं जो कि आपको नज़र आती हैं, फिर उसके मसले मसाइल आपके सामने, उस पर ज़्यादा जाने के लिए कबायली माशरे के हवाले से बात की गई। मेरा ख्याल है कि जब हम बात कर रहे हैं लैंड रिलेशंस की या फ्यूडल लैंड की, तो हम ये बात नहीं कर रहे कि हम ये कहें कि ओ हो यार ये देखो ये बलूचों का मसला तो बलूच सरदार, ठीक है ना। हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई बलूचों के ऊपर वो बलूच सरदार जो पुराने हैं और वो बलूच सरदार जो नए सरफराज बुक्की की तरह जो है वो वारिद कर दिए गए हैं, ये सारे के सारे तो रियासत के हैं, ठीक है। ये तो उन्होंने उस आवाम को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस सारे मामले। तो उस आवाम को हम तो ये समझते हैं कि वो जो है वो उसके अंदर रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। वो तो जो है वो अगर आप सारी स्ट्रगल्स को देखें, चाहे आप पीटीएम की सूरत में देख लें, चाहे बीवाईसी की सूरत में देख लें, चाहे आप जो है वो कैनाल्स की मूवमेंट की सूरत में देख लें, तो जितनी भी स्ट्रगल्स हैं उसके अंदर जो मेन पार्टिसिपेशन है वो तो गाँवों की तरफ से है, वो तो उन इलाकों की तरफ से है कि जिनको जो है वो इस तरह से ब्रैकेट किया जाता है कि ये पसमानदा है या फलाना है या ढमकाना है, जबकि असल जो चीज़ है वो ये कि हाँ उन्होंने स्टेट ने उनके साथ ज्यादती कर रखी है कि वो उनको जो है वो रिसोर्सेज नहीं देती, वो वहाँ पर जो है वो उनको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देती, वो एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं देती, वो इस तरह की चीज़ें नहीं देती। और जहाँ पर जिस हिस्से को आवाम सबसे वो आवाम के उस हिस्से को जिसको जो है वो स्टेट सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल उसी हिस्से के अंदर मौजूद है हर सूरत में। तो हम तो ये समझते हैं कि वही तो हमारा रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट बन सकते हैं अगर हम अपने ड्राइंग रूम से निकलें और हम जाकर जो है वो उन जगहों पर जो है वो बैठें और उनके साथ जो है वो काम करें। Honestly, it's identity से related इसका एक बहुत बड़ा सवाल है अभी। I just want to ask you mention one thing that you said was clear revolution centric participation and not representation. और तो representation in which ultimately is कि आप कितना अपने आप को देखते हो whatever representing you, और वो वाला सवाल कि इस्लामी वो fight on the back together and fight against like the imperial power. तो अगर एक रिप्रेजेंटेशन वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्या ये वाला जो सवाल था जो आपके पास भी आया कि why don't Islamic countries back together fight against imperial powers, तो अगर इसको भी ऐसे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आइडेंटिटी का है कि when people feel represented as Muslim सबसे ज़्यादा this word, और भी इसको आप किस तरह से देखते हैं when you consider वो वाली मैटर की रेवोल्यूशन ज़्यादा पार्टिसिपेशन से कंसिडर्ड है इंस्टेड ऑफ representation. So if representation or participation is not active together, once they see themselves, they are more prone to participate. So like because वो लोग इतने interlinked and are more एक दूसरे के ऊपर dependent है, how do you see participation then? जो वो बात हुई कि लंबन क्लास का इस्तेमाल करना होना, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर क्यों जरूरी है कि उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं भी लंबन के ऊपर ही थोड़ी सी चाहूँगा कि उसमें एक चीज़ ये देखी गई, आपने कहा कि करंट जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उसमें भी उनका रोल होता है। वो हमने देखा कि यार उनका रोल ना एक बड़ा ही अपॉर्चुनिस्टिक किस्म का होता है, या हंगरी फॉर पावर, या कोई ख़ास किस्म का एक मतलब जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी में लंबन का रोल है वो हमें नज़र आता है कि वो सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक होता है, वो पावर डायनेमिक्स होती हैं, उसकी वजह से मतलब सॉर्ट ऑफ करप्शन और ये सारे मामला आते हैं। तो अब अगर आप कहते हैं कि अवामी मज़ामत है, एक अवामी स्ट्रगल है, उसमें आप इस तबके का या कह रहे इन जनरल इन तमाम चीज़ों को किस तरह से कंटेन कर सकते हैं या उनकी एक एनर्जी को पॉजिटिव तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर देन कि वो डोमिनेट करना शुरू कर दें चीज़ों को। क्योंकि बहरहाल एक मसला तो है, अगर आप किसी के पास किसी कोई सोसाइटी का हिस्सा नहीं है प्रोडक्टिव सेंस में, तो बहरहाल एक वो ये वाले मसले उसके साथ आ सकते हैं। तो मुझे उस पर ज़रा आपकी तरफ से ये सवाल था
क्या तारीख में हमें इस तरह की बात मिलती है किसी रेवोल्यूशन में कि जब मामला अलायंस वाला या डिपेंडेंसी वाला या सब इंस्पायरेशन वाला अलायंस हो या डिजिटल फॉर्मेट हो उसके बगैर रेवोल्यूशन वाला बगैर अलायंस के रेवोल्यूशन के बगैर अलायंस से बगैर सपोर्ट अलायंस करेंगे सपोर्ट करेंगे या डिपेंडेंसी सही और रेवोल्यूशन में या फिर आपको रेवोल्यूशन अलायंस सपोर्ट और डिपेंडेंसी में फर्क देखिए हम जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पार्टी सिस्टम बन रहा है इनमें अगर रेवोल्यूशन आता है इसमें वो वाली चीज़ें ठीक नहीं हो जो कि हमारी गाड़ी वही सेंटर हमारा सिविल पावर वही सेंट्रलाइज हो गया और फिर उसी के नतीजे में अगर हम वैसे उसका पार्टी आपने जवाब दिया तो वापस क्लास लेवल पे जाके मास्टर से दोबारा या लोगों से पूछा जाए कि मॉडल क्या होना चाहिए बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वही पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहा है उस लॉज में ब्यूरोक्रेसी में उस सिस्टम को हम कैसे रिप्लेस करेंगे। अच्छा, पहला सवाल ये है कि रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन का सवाल स्पेशली जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ के वाले से मेरा ख्याल है कि ये बात सही है कि वो जो देख रहे हैं वही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक जो उनको नज़र आ रहा है वो ये है कि मिडल ईस्ट हो या जहाँ पर भी जो है वो ज़्यादा इस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान हो, तो जो ज़्यादा जोर इम्पीरियलिज्म का एज एन आइडेंटिटी उनको नज़र आ रहा है वो जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर नज़र आ रहा है। मुस्लिम आइडेंटिटी से हमें जो है वो कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आइडेंटिटी अगर मुस्लिम आइडेंटिटी है तो हमारा मसला ये नहीं है कि मुस्लिम आइडेंटिटी है कि नहीं है, हमारा मसला तो ये है कि उसकी जो है वो क्लास डायनेमिक्स क्या है। तो वो क्लास डायनेमिक्स जो है उसको हम जो है वो ईज़िली समझा सकते हैं या बात कर सकते हैं कि जब हम उनके साथ जाकर बात करते हैं कि क्या मुसलमानों से आपकी मुराद जो है वो हाफिज़ साहब भी हैं, क्या मुसलमानों से आपकी मुराद जो है वो सऊदी अरब के शेख भी हैं, क्या मुसलमानों से आपकी मुराद जो है वो कतर के शेख भी हैं, क्या आपकी मुसलमानों से, तो वो जब आप ये सारी गुफ्तगू करते हैं तो वो आपको यही बताएंगे कि मुसलमानों से उनकी मुराद उनके जैसे मुसलमान, और मुसलमानों से उनकी मुराद जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो देवबंद फ़िक़े का नफाज या जो है वो बरेलवी फ़िक़े का नफाज या जाफरिया फ़िक़े का नफाज, बल्कि उनका मकसद ये है कि वो लोग जो कि जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। तो लेकिन रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन का फ़र्क ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो रिप्रेजेंटेटिव तो कभी भी घूम सकता है। मतलब कितना भी जो है वो अच्छी पॉलिटिक्स जो है वो अयाज साहब, खुर्रम साहब या अम्मार साहब करने की कोशिश क्यों ना करें, हम कभी भी घूम सकते हैं, ठीक है, हमारा जो है दिमाग पलट सकता है, हम किसी भी तरफ जो है वो निकल सकते हैं। तो हमें या इवन पूरी पार्टी को जो है वो डिटरमिन करने के लिए जब तक कि वो लोग वो की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी और कंट्रोल नहीं होगा, ये चीज़ जो है वो सीधी हो नहीं सकती। तो वो पार्टिसिपेशन जो है वो तो अहम है, उस पार्टिसिपेशन के बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। उसके बगैर वही हो सकता है जो पीपल्स पार्टी कर रही है या एमकेएम कर रही है, बाकी सब कर रहे हैं, तो वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें वो सिर्फ उनको जो है मासिस को इस्तेमाल करते हैं। इवन यानी कि वो एक्सपेक्ट, ये तो हम उससे आगे की बात कर रहे हैं कि भाई मास लाइन को फर्दर डेवलप किया जाए। तो पिछले इनकलाबात हुए, उन इनकलाबात में जो है वो चाहे 1917 का इनकलाब हो, जो है वो चीन का इनकलाब हो, क्यूबा का इनकलाब हो, इन सारे इनकलाबात में ऐसा नहीं है कि 4 गुरिल्ला मिलकर या 4 लोग मिलकर जो है वो इनकलाब लेकर आते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन मासेस की थी तभी कुछ हुआ, उसमें डिसीजन मेकिंग में भी किसी न किसी हद तक जो है वो उनकी पार्टिसिपेशन थी, शायद उस हद तक नहीं हो। स्टेट बनने के बाद मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन जो है वो कम हुई इन सारी जगहों पर। वो एक चैलेंज है जिसको जो है वो हम तभी वो कर सकते हैं कि हम पहले से इस चीज़ पर सोचना शुरू करें कि कैसे मासेस की पार्टीज़ के ऊपर जो है हुक्मरानी या स्टेट के ऊपर हुक्मरानी जो है वो कायम की जा सकती है, कैसे जो है वो स्टेट जो है वो जवाबदेह हो सकता है। इसके साथ ही और उसमें मेरा ख्याल है जो नक्सलाइट्स का जनताना अदालत का मॉडल है
किसी हद तक एक अच्छा मॉडल है उससे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में होनी चाहिए। तो लंपन क्लास का सवाल है। देखिए, लंपन क्लास का सवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि लंपन क्लास के अपने मसले मसाइल नहीं होते, क्योंकि वो मुआशरे की एक ऐसी क्लास है कि जिसके पास इज़्ज़त नहीं, जिसको जो है मुआशरा इज़्ज़त तक नहीं देता। तो जो ऐसा हिस्सा है जिसके पास इज़्ज़त तक नहीं है, तो उसके लिए फिर इस तरह की पैटी चीज़ें जो है ना वो अहम नहीं होती कि किसी से पैसे मांग लिए या जो है वो चोरी कर ली या फलाना कर लिया, क्योंकि आपने पहले ही उसको कट ऑफ कर दिया। आपने कह दिया कि यार तुम कुछ भी कर लो, ठीक है ना, हमारे लिए तो तुम ज़लीला। तो जब आपने उस लेवल तक उसको पहुंचा दिया, अब लेकिन उसके पास दो चीज़, एक उसके पास गुस्सा है, जो गुस्सा उसके पास है वो माशरे के किसी हिस्से के पास नहीं। उस गुस्से को आप इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग एनर्जी पे, और उसको जो है वो आवाम के ज़रिए और उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि जिस महल्ले की कमेटी में वो काम कर रहा है वो महल्ला कमेटी, और जिस महल्ले के लोगों में वो काम कर रहा है वो लोग, ये वो तरीक़ेकार है जिससे वो डिसिप्लिन हो। हमारे पास हम 6 साल अब हमें हो गए जिसमें जो हमारा प्रीडोमिनेंटली जिस क्लास के साथ हम काम कर रहे हैं वो लंपन क्लास, और उस लंपन क्लास ने वो लड़ाई लड़ी है जो मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि 5-6 साल तक मैंने कम अज़ कम पिछले काफ़ी अरसे तक लेफ़्ट की किसी तंजीम की तरफ से इस तरह की मुसलसल लड़ाई नहीं देखी जो कि इन्होंने लड़ी। और ना मैं समझता हूँ कि जो है वो शायद वर्किंग क्लास होती तो वो लड़ पाती। उसकी अपनी मजबूरियाँ में एक चीज़ ये भी है कि उसके काम करने के औकात, उसकी और सारी की सारी चीज़ें वो भी जो है वो साथ साथ जो है वो शामिल हो जाती है। लेकिन इस लंपन क्लास के पास जो लड़ने का मादा है ये बहुत ज़्यादा है, और ये मैं सिर्फ किताबी बातों की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं जो वो उसकी जो एक्सपीरियंस किया उसकी बुनियादों पर। मुश्किल काम होता है, मतलब कई दफ़ा कमेटीज़ टूटी, दोबारा बनी, टूटी, दोबारा बनी, लेकिन आज हमें लग रहा है कि 5-6 साल की स्ट्रगल में चलते 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 अब हमें डिसिप्लिन कर, क्योंकि हमारा भी तो हम तो मिडिल क्लास से आ रहे हैं, हमारा तो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा मसला, तो हम मीटिंग से भाग जाते हैं, हम जो है वो एक्टिविटी से भाग जाते हैं, हम नहीं पहुंचते 600 जो, तो वो हमें डिसिप्लिन कर रहे होते हैं कि यार ये टाइम था आप क्यों नहीं पहुंचे। तो वो स्ट्रगल जो है ना वो बनाती है इस सारे खेल के अंदर। जो अहम चीज़ है वो ये कि क्या ये मुआशरे का वो हिस्सा है जो कि कॉलोनियलिज्म से या कैपिटलिज्म से जो है वो इफ़ेक्टेड है कि नहीं, और ये सवाल आपके सामने जो है वो जवाब की सूरत में मौजूद है कि वो है। और ऐसा भी नहीं कि वो 5% हो, 3% हो मुआशरे का, वो एक मुआशरे का सिग्निफिकेंट हिस्सा मौजूद है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लंपन के ऊपर जो है वो काम किया भी जा सकता है। उसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक टेंडेंसी उसकी अपनी महरूमियों की वजह से मौजूद है, लेकिन उसको वो बहुत जल्दी इस चीज़ को भी रिकग्नाइज कर लेता है कि यार पावर से ही काम हो, ठीक है, और वो पावर जो है वो आप इंडिविजुअल पावर से बहुत जल्दी जो है वो कलेक्टिव पावर में तब्दील कर सकते हैं। वंस वो कलेक्टिव पावर में तब्दील होती है फिर आपका गेम स्टार्ट होता है, या फिर उनका गेम स्टार्ट होता है, फिर जो है वो चीज़ें आगे की तरफ जो है मुझे लगता है कि बढ़ना शुरू होती है। वो कलेक्टिव पावर की एक कॉन्शियसनेस जो है ना वो मेरा ख्याल है कि इस सारे खेल के अंदर बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करती है। उसके बाद जो है वो सवाल हुआ था अलाइंसेस का, सपोर्ट का। 1917 का इनकलाब जो बग़ैर किसी अलाइंस के था, बग़ैर किसी सपोर्ट के था, बग़ैर किसी डिपेंडेंसी के था। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलाइंसेस की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सपोर्ट आप अपने नज़रियात को या अपनी डिपेंडेंसी को जो है वो बेच कर हासिल कर रहे हैं, या वो सपोर्ट जो है वो आप इक्वल टर्म्स पे हासिल कर रहे हैं, ये है ज़्यादा अहम सवाल, और ये है अहम क्वेश्चन। और उसमें क्लास क्वेश्चन अहम है कि अगर जो है वो उन क्लासेस की लीड होगी स्ट्रगल के अंदर जिनके अपने क्लास के मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट नौइयत होगी। और अगर उन क्लासेस की नीड होगी कि जिनके लिए जो है वो सिर्फ वो एक जिसे कहेंगे अलाइंस है या जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट है, उसकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और फिर उसके अंदर भी जो माओ का अगर आप याद करें तो यूनाइटेड फ्रंट का एक बड़ा अहम वो है प्रिंसिपल
कि आप उनसे यूनिटी भी करते हैं, आप उनसे स्ट्रगल भी करते हैं, ठीक है ना, कि आप जो है वो जहाँ पर लड़ाई किसी और से हो रही है वो यूनाइटेड फ्रंट बनाया, वहाँ पर आप जो है वो यूनाइटेड होकर लड़ भी रहे हैं, और जहाँ पर आपके और उसके मफादात जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी फ़र्ज़ कर लें कि आपने पाकिस्तान के नेशनल कैपिटलिस्ट के साथ अलाइंस किया कि भाई फलाना फॉरेन पावर है, उसने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ और हम उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप मिलकर भी लड़ेंगे, लेकिन फैक्ट्री के अंदर उसी की फैक्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन की लड़ाई भी लड़ रहे होंगे आप उसके खिलाफ। तो वो अलाइंस जो है वो प्रिंसिपल्ड अलाइंस होगा, वो अनप्रिंसिपल्ड अलाइंस नहीं कि जो है वो बस सही हम आपके हो गए या आप जो कहेंगे वो वही हम करेंगे। तो ये तो मैं सिंपल करके बता दिया, लेकिन इसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और उसको जो है वो हल किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि हल ना की जा सकती है। वैनगार्डिज्म का या वैनगार्डिज्म तो मैं नहीं, वैनगार्डिज्म के खिलाफ कमांडिज्म के बेसिकली मैं खिलाफ हूँ कि भाई कमांड करना मासेस को जो है वो बात मेरे ख्याल मैंने पहले भी की कि कल्चर आपको डेवलप करना पड़ता है। उस कल्चर के अंदर खुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिबेट मुस्तकिल पहले दिन से रखनी पड़ती है कि मुख्तलिफ लाइन्स कहाँ से आ रही हैं, कौन सी लाइन जो है वो मासेस की लाइन है, कौन सी लाइन जो है वो कैपिटलिस्ट की लाइन है, कौन सी लाइन जो है वो मिडिल क्लास से आ रही है। वो लाइन्स के ऊपर जो है वो बार बार बात अगर होती रहेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके साथ जुड़ी हुई मासेस के अंदर, तो फिर वो जो कॉन्शियसनेस है, जो रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस का एक ये भी तो मकसद है ना कि लोग ये समझ सकें कि उनकी लाइन कौन सी है और उनके खिलाफ जाने वाली लाइन कौन सी है। और जब वो ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ जाने वाली लाइन कौन सी है, तो वो उसके खिलाफ जो है वो खड़े भी होंगे, लड़ेंगे भी, उसको जो है वो चैलेंज भी करेंगे। और जो है वो ये चीज़ जो है वो किसी न किसी सूरत में मैं समझता हूँ कि कल्चरल रेवोल्यूशन में हमें ये पता चल गया कि हो तो सकता है। अब ये सही तरीके से कैसे हो सकता है वो एक चीज़ है जो कि जो है मज़ीद एक्सपेरिमेंट से जो है वो मेरा ख्याल है कि सीखी जा सकती है कि उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। तो नेशनल कल्चर के अंदर भी जो नेशनल कल्चर एंटी कॉलोनियलिज्म का बनता है उसके 3 मोहरकात बड़े अहम कि वो बैक वक्त नेशनल भी हो। नेशनल होने से मुराद क्या है कि वो इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ हो। दूसरी चीज़ जो अहम है कि वो पीछे की तरफ नहीं लेकर जा रहा हो बल्कि साइंटिफिक हो, कि वो जो है वो किसी मिस्टिसिज्म के ऊपर या सुपरस्टिशन के ऊपर जो है या किसी पास ग्लोरी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि वो साइंटिफिक रीजनिंग के, और साइंटिफिक रीजनिंग से मुराद मेरी यही है कि डायलेक्टिकल साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर जो है वो डेवलप हो। और तीसरी अहम चीज़ कि वो मास कल्चर, अगर वो मास कल्चर नहीं है तो वो कभी भी नेशनल कल्चर नहीं हो सकता। फैनॉन अपनी तहरीक में एक जगह लिखते हैं, रचित अभियान हुआ कि इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को कहते हैं कि यार लोगों में जाके ना उनको पढ़ाओ, तो पढ़ाना शुरू करोगे तो इसका मतलब है तुम उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। जिस ब्रिज में, वो ब्रिज की मिसाल है, जिस पुल को बनाने में आवाम का एक्टिव हिस्सा ना हो वो ब्रिज आप ना बनाए। कहते हैं ज़रूरत भी हो तो ना बनाए जब तक आवाम शऊरी तौर पर, अमली तौर पर उसमें शामिल हो। और ये फैनॉन और हेगल की वाली बात से भी जो हमने शुरू में की थी कि भाई डायलेक्टिक क्या है कि अदर को या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का अमल। हम समाज में जो मेहनतकश हैं या महकूम है वो ऑब्जेक्ट हैं और अमल के इनकलाबी सब्जेक्ट बनाने का। और जो आपकी भी बात थी ब्यूरोक्रेसी या वैनगार्डिज्म, क्योंकि ये वो वाहिद रिवायत है इसमें हम ये नहीं कहते कि तबकाती जद्दोजहद के तहत हम एक तबके की बजाय दूसरे तबके को हुक्मरान बना दें। कहते हैं हम तबकात ही ख़त्म कर देंगे। तबकाती जद्दोजहद हम इसलिए भी करते हैं कि तबकात ही ख़त्म हो जाए। हम इसलिए करते हैं कि लीडरशिप की ज़रूरत ही ना रहे। रमशी कहते हैं एवरी पर्सन इज इंटेलेक्चुअल। तो इस जहद के साथ और इस क्या कहते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं।